बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विद मुसम्मिर। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 से आज एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। देखिए स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द एनर्जी दैट मस्ट बी एडेड टू cause molecules to react with one another is called एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। देखिए स्टूडेंट्स, ये वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स में उस वक्त ऐड होती है जब मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। जब ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐड होती है और इन मॉलिक्यूल्स को इस काबिल बनाती है कि वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सके, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बगैर ये मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। अगर आप नीड ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स डू नॉट रिएक्ट विद वन अनदर अनलेस एक्टिवेटेड इन सम वे। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे के साथ ऐसे एक जगह पे मौजूद है और उस वक्त तक ये केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे जब तक इन मॉलिक्यूल्स को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं, वो ना मिल जाए तो इनका आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। और जब ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, दिस इज नेसेसरी फॉर अ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब अगर हम देखें नॉन लिविंग सिस्टम के अंदर जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो वहां पे ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हीट की फॉर्म में अवेलेबल होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर हम एक लैब में केमिकल रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं और वहां समटाइम उस लैब के अंदर हम हीट प्रोवाइड करते हैं और वो हीट एज अ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन काम कर रही होती है। कुछ केमिकल रिएक्शन को सराउंडिंग से हीट मिल जाती है और वो जो सराउंडिंग से हीट इनको मिलेगी वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के तौर पे काम कर रही होती है। बेसिकली ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है ये जब मॉलिक्यूल्स को मिलती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉलिक्यूल ए है एंड द सेकंड वन इज बी, और इन मॉलिक्यूल्स को जैसे ही एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मिलेगी सबसे पहले तो ये मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाएंगे, ये मूव करना शुरू करेंगे इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वजह से। और जब ये मॉलिक्यूल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वजह से मूव करते हैं तो इनके बीच में अफेक्टिव कोलाइजन के जो चांस है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ये कोलाइड कर जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अफेक्टिव कोलाइजन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस मॉलिक्यूल को कुछ इस फॉर्म में ले लें और ये मॉलिक्यूल हमने इस फॉर्म में ले लिया और ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनको रिएक्ट करने के लिए सबसे पहले तो मूव करना जरूरी है ताकि ये आपस में कोलाइड करें। जब इनका कोलाइजन होगा, ये आपस में टकराएंगे, तो टकराने के बाद कोलाइजन शुड बी इफेक्टिव। और कोलाइजन इफेक्टिव कैसे हो सकता है? वो इस तरह से पॉसिबल है कि ए की ये वाली साइड और बी की ये साइड ये आपस में कोलाइड करे ताकि इनका आपस में केमिकल रिएक्शन हो जाए। तो ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है इसकी वजह से ये आपस में कोलाइड करते हैं और जब ये कोलाइड करते हैं तो इस कोलाइजन की वजह से जो अफेक्टिव कोलाइजन के चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत अहम किरदार अपना अदा कर रही होती। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो मैंने नॉन लिविंग सिस्टम की बात की। अब लिविंग सिस्टम में जहां आइसोथर्मल कंडीशंस होती हैं, एक सेल के अंदर तकरीबन 1000 केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक सेल के अंदर 1000 केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और टेम्परेचर की कंडीशन भी आइसोथर्मिक है
टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन बॉडी के अंदर नहीं होती। और ऐसे हालात में जो लिविंग सिस्टम ज़्यादातर बने भी प्रोटीन के होते हैं, तो अगर हीट को यूज़ किया जाए एज एनर्जी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब रिएक्शन हो रहे हैं 1000 पर सेल, एक सेल के अंदर 1000 रिएक्शन अगर फॉर एग्जांपल हो रहे हैं, तो इतने ज्यादा रिएक्शन के लिए इतनी ज्यादा हीट कहां से प्रोवाइड की जाएगी इन लिविंग सिस्टम में। और दूसरा ये भी होता है कि ये जो लिविंग सिस्टम है इनके अंदर जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन क्योंकि थर्मोलाबाइल होती, और थर्मोलाबाइल प्रोटीन हीट मिलने की वजह से डीनेचर हो सकती है, और इतने ज्यादा रिएक्शन के लिए ना तो एनर्जी अवेलेबल है और ना ही ये एनर्जी सुटेबल है उन केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन्स डीनेचर होने के चांसेस होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इस तरह का जो लिविंग सिस्टम के अंदर इन्वायरमेंट है और कंडीशन है, उसमें अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं होगी तो किस तरह से ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होंगे, उनकी स्पीड तो बहुत स्लो हो जाएगी। तो उसके लिए नेचर ने लिविंग सिस्टम के अंदर रखे हुए हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स का अब क्या रोल है, क्योंकि अब लिविंग सिस्टम आइसोथर्मिक कंडीशन में वर्क कर रहे होते हैं, टेम्परेचर का चेंज नहीं आ रहा होता। जैसे ह्यूमन बॉडी में अगर आप देखें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और माइन्यूट फ्लक्चुएशन इस टेम्परेचर के अंदर आती है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता। तो अब एंजाइम किस तरह से यहाँ वर्क करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, एंजाइम ये काम करते हैं कि ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को ही डिक्रीज कर देते हैं। और ये कैसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करते हैं, बेसिकली एंजाइम चेंज कर देते हैं एनर्जी डिपेंडेंट रिएक्शन को एनर्जी इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। ऐसे रिएक्शन जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उन रिएक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एंजाइम है और इस एंजाइम की ये एक्टिव साइट है, और इसमें अगर हम दो रिएक्टेंट हैं, जैसे रिएक्टेंट ए है और इसी तरह से रिएक्टेंट बी है। ये दो रिएक्टेंट हैं और ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करना चाह रहे हैं, और इसमें अगर आप देखें तो ये इसकी कुछ शेप इस तरह से है और इसकी शेप इस तरह से है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों रिएक्टेंट जब रिएक्ट करना चाह रहे हैं तो ए और बी ये जरूरी है कि सबसे पहले ये कोलाइड करें। कोलाइड करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती, फिर इनका कोलिजन अफेक्टिव होना चाहिए ताकि ये आपस में बॉन्ड बना सके। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एंजाइम क्या रोल प्ले करता है। एंजाइम बेसिकली इन दोनों रिएक्टेंट को अपने साथ बाइंड करेगा, और जब ये इन दोनों रिएक्टेंट को अपने साथ बाइंड करेगा तो बाइंडिंग के दौरान जो कोलिजन के लिए इफेक्टिव एनर्जी रिक्वायर थी उसकी जरूरत नहीं होगी। और जब इसने इसको यहाँ इन दोनों रिएक्टेंट को अपने साथ बाइंड करना है तो उस बाइंडिंग में ऐसे होगा कि ये जो कोलिजन है इनका वो अफेक्टिव भी हो जाएगा, क्योंकि एक प्रॉपर डायरेक्शन में ये दोनों इसके साथ बाइंड करेंगे और अफेक्टिव कोलिजन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसकी जरूरत भी यहाँ नहीं रहती। तो इस तरह से ये जो एंजाइम है ये एनर्जी डिपेंडेंट रिएक्शंस को एनर्जी इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। समटाइम ये एंजाइम रिएक्टेंट के दरमियान में इस तरह से वर्क कर रहे होते हैं कि उनकी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है जिसमें ये दोनों रिएक्टेंट आपस में मिलके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो ये ट्रांजिशन स्टेट के बीच में चार्जेस का एक चेंज लेकर आते हैं। जिस तरह के चार्जेस वहां होते हैं उससे ऑपोजिट चार्ज वो यहाँ पे लेकर आएंगे, और उस ऑपोजिट चार्ज के आने की वजह से जो एनर्जी इनके बॉन्ड
ब्रेकिंग और मेकिंग के लिए रिक्वायर होती है वो रिक्वायर नहीं होती। इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये सब इन एंजाइम की वजह से पॉसिबल है, जिसकी वजह से लिविंग सिस्टम में रिएक्शंस इजीली परफॉर्म हो सकते हैं, बेशक वो रिएक्शन ह्यूज नंबर के अंदर हो, विदाउट यूज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ये रिएक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। तो इस चीज को अब स्टूडेंट्स एक ग्राफ के जरिए अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, इसके एक्स एक्सिस में हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को ले लिया, वाई एक्सिस में हमने रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी। और ये आपको पता है स्टूडेंट्स के हर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक फ्री एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एक ए है और दूसरा बीसी है, और ये ए और बीसी मॉलिक्यूल इनकी अपनी एक फ्री एनर्जी ऑलरेडी, इनकी ये फ्री एनर्जी नजर आ रही है कि इसकी ऑलरेडी एक वैल्यू है। और इस फ्री एनर्जी के अलावा इन मॉलिक्यूल्स को एक एनर्जी रिक्वायर है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, विच इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इस ब्लू लाइन को अगर आप देखें तो ये एनर्जी का वो बैरियर है एक्टिवेशन एनर्जी का, जो कि इन रिएक्टेंट को क्रॉस करना है और ये रिएक्टेंट देन कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर। पहले ये एनर्जी गेन करेंगे और ये एनर्जी का लेवल देखें इंक्रीज हो जाता है, यहां तक एनर्जी का लेवल आ जाएगा। और फिर जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो ये उस एनर्जी को लूज करते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी इनको मिली है, जो कि इनको सिर्फ एक्टिवेट होने के लिए चाहिए, उस एनर्जी को लूज करेंगे। और इसी तरह से ये जो अपनी फ्री एनर्जी है उसको भी ये लूज करके और ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। देखिए स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट अपनी फ्री एनर्जी तब लूज करते हैं जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो एनर्जी उनके पास पहले से उसको भी ये लूज कर देंगे और ये एनर्जी को इवॉल्व करेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस which evolve energy when they proceed। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो इन्होंने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी। वैसे भी देखें स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है वो हमेशा प्रोडक्ट से ज्यादा होती है, क्योंकि प्रोडक्ट एक स्टेबल फॉर्म है और इस वजह से उसकी एनर्जी वो ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। लेकिन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो उनको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और अगर एनर्जी इवॉल्व हो तो देन उसके लिए हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं विदाउट एंजाइम, ये ब्लू लाइन से हमें नजर आ रहा है कि एक बैरियर एनर्जी का क्रॉस करना पड़ता है, जो कि काफी बड़ा बैरियर है। और अगर एंजाइम का यूज हो जाए तो फ्री एनर्जी के अलावा जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो बैरियर बहुत कम हो जाएगा, और बहुत कम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के साथ जो कि बॉडी टेम्परेचर से भी एनर्जी मिल सकती है, उसी बॉडी टेम्परेचर के ऊपर ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर एंजाइम का यूज होगा तो एंजाइम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देंगे, और ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम करने के लिए ये एंजाइम अफेक्टिव कोलिजन को इंक्रीज करते हैं। ये एंजाइम बाइंड कर जाते हैं रिएक्टेंट के साथ, और कोलिजन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो रिक्वायर नहीं होती। चार्जेस के अंदर चेंज ला के ऑपोजिट चार्जेस ट्रांजिशन स्टेट के मुकाबले में इनके ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, जिससे बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग इजी हो जाता है। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो ये इस तरह से ये एंजाइम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिस्कस किया है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।